नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। तमिलनाडु की 6 राज्यसभा सीटों में से 3 पर डीएमके ने अपने उम्मीदवार किए घोषित। 1 सीट कांग्रेस को देने के दिए संकेत। पी चिदंबरम हो सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवार। 2 सीट एआईएडीएमके के पास जाना तय। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। अमेरिका में बैलेट पेपर से हो सकते हैं चुनाव, तो भारत में क्यों नहीं। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में दरार के संकेत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार पर लगाया आरोप। कांग्रेस नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है एनसीपी। लगातार गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स 181 अंकों की तेजी के साथ 52,974 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 60 अंकों की तेजी के साथ 15,842 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। इन सुर्खियों के अलावा आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वेणेश्वर धाम में राहुल गांधी की रैली ने भी खासी चर्चा बटोरी। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के क्या परिणाम सामने आए और किस तरह देश में एक नए विवाद खड़े होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चलेंगे राजस्थान, जहां राहुल गांधी ने एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश की। इसके अलावा देखेंगे कि कैसे ताजमहल विवाद पर एएसआई ने सभी सवालों के दिए जवाब और नेपाल के सहारे कैसे धार्मिक कार्ड खेल गए पीएम मोदी, और साथ ही समझेंगे कि तेजस्वी यादव के सामने कैसे कमजोर पड़े नीतीश कुमार। इन खास खबरों के अलावा कुछ और खबरों पर भी हमारी नजर है जो आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। पिछले कई दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो हलचल चल रही थी, आज उसका सर्वे खत्म होने के बाद हलचलें और तेज हो गईं। 3 दिनों तक सर्वे चला, लेकिन तब बोलने की इजाजत नहीं थी। मगर आज दोनों पक्षों ने दावे किए और उनके बीच अदालत का क्या है आदेश, देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी में इस वक्त बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं और उनमें बहस छिड़ी हुई है। दोनों ही समुदायों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला जल्द ही आएगा, क्योंकि 3 दिन तक चला ज्ञानवापी का सर्वे आज पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट बना ली गई है, जिसे कल यानी 17 मई दिन मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच कल सुनवाई करेगी। ये याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने दाखिल की है। निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। हालांकि आज सर्वे का फाइनल राउंड था। बता दें कि तीसरे दिन सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के कुएं की पड़ताल की। तीसरे राउंड के साथ ही सर्वे का काम खत्म हो गया। 3 दिनों के सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने से लेकर गुंबद और पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। अब ये सबूत कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि सर्वे के दौरान क्या क्या सामने आया, इसको लेकर टीम को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी बाहर देने की इजाजत नहीं है। ऐसे में सर्वे पूरा होने के बाद बस इंतजार है कल होने वाली सुनवाई का, जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर दोनों समुदायों के बीच बहस तेज हो गई है। और इसके पीछे का कारण है हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया दावा। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है और वो कब्जे में लेने के लिए सिविल कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया, लेकिन हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने के मामले को लेकर कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। इसके साथ ही इस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी जाए। अब किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अब इस विवाद में नई बात लाकर इस विवाद को और बढ़ाने की तैयारी जरूर कर ली गई है। तो साथियों, धार्मिक विवाद पर कोर्ट के आदेश के मुताबिक चलना होगा। इसी तरह राजनीति की राह पर जनता के आदेश के मुताबिक चलना होता है। और जनादेश पाने के लिए 3 दिनों के चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी पहुंच गए बेड़ेश्वर धाम, जहां से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र लगता है। एक जगह से राहुल गांधी ने 3 राज्यों को साधने की कोशिश की, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा।
राजस्थान के उदयपुर में हुए 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने रुकना नहीं थकना नहीं की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहे हैं। तभी तो कल ही चिंतन शिविर खत्म हुआ और आज राहुल गांधी बेड़ेश्वर धाम पहुंच गए, जहां उन्होंने आम सभा की और मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। साथ ही आदिवासियों के हित की बात करते हुए उन्हें साधने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दबाने कुचलने का काम करती है। देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बांटने का काम करती है, दबाने कुचलने का काम करती है। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक हिंदुस्तान अमीरों उद्योगपतियों का और दूसरा गरीब आदिवासियों का। हम एक ही हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का गहरा रिश्ता है। आपके इतिहास की हम रक्षा करते हैं, आपके इतिहास को मिटाना दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो आपके लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक कानून लाए। बेड़ेश्वर में जब मेला होगा तो मैं भी आना चाहूंगा। वहीं बेड़ेश्वर धाम में राहुल ने 132 करोड़ की लागत से बने हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी गुजरात चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बेड़ेश्वर धाम माही नदी के तट पर है और इससे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र लगता है। इसीलिए कांग्रेस ने बेड़ेश्वर में रैली कर तीनों राज्यों के आदिवासियों तक अपनी पहुंच बनाने की योजना बनाई है। अब राहुल गांधी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2024 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला अब आगे और तेज 2024 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला अब आगे और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर ताजमहल विवाद अब ठंडा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाए थे, जिन्हें लेकर वो हाई कोर्ट तक गया था, उन सवालों के जवाब एएसआई ने दे दिए हैं। तो क्या कहा है एएसआई की ओर से, देखिए ये रिपोर्ट। ताजमहल के बंद 22 कमरों पर कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक घमासान मचा है। इसी घमासान के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने बंद कमरों के अंदर की तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में एएसआई विभाग की साइट पर भी सभी के लिए मौजूद हैं। ताजमहल को लेकर बने तनाव पूर्वक माहौल को शांत करने के लिए इन तस्वीरों को शेयर किया गया है, ताकि फैलाई जा रही अफवाहों को भी रोका जा सके। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में डॉक्टर रजनीश कुमार की ओर से दायर इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद एएसआई की ओर से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। इनमें बताया गया है कि इन बंद कमरों में प्लास्टर और चूने की पैनिंग सहित रेनोवेशन का काम किया गया था। इस काम में करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया था। इसी दौरान ये तस्वीरें ली गई थी। इन कमरों को खुलवाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि कमरे को खोलने की मांग के लिए किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत है। हम रिट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है। ये याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि इस मुद्दे पर रिसर्च करो, इसके लिए एमए, पीएचडी करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आओ। देश में धार्मिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन विवादों का फायदा उठाने की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के पीएम नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने धार्मिक कार्ड खेल दिया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने भारत के पड़ोसी देश नेपाल का दौरा किया है। बता दें कि साल 2020 में हुए सीमा विवाद के बाद पीएम का ये पहला दौरा था। अपने दौरे के लिए पीएम कुशीनगर से नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। जिसके बाद लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इतना ही नहीं, पीएम नेपाल में भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूले। पीएम ने कहा, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने धार्मिक कार्ड खेलते हुए कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। यानी नेपाल जाकर भी पीएम ने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। इसके अलावा पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान नेपाल के साथ कई
MOU पर भी हस्ताक्षर किए, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। वहीं अब पीएम अपने दौरे से वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद वो लखनऊ में सीएम योगी के आवास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूपी के मंत्रियों संग बैठक की। नेपाल के सहारे भी पीएम देश में पार्टी का प्रचार करते दिख रहे हैं। मंदिर की राजनीति विदेश में चल रही है, तो दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। इसे लेकर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और एमसीडी पर दिल्ली से दुश्मनी निकालने का आरोप लगा दिया। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होंने अपने विधायकों से एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने को कहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर विरोध करने के कारण किसी विधायक या मंत्री को जेल भी जाना पड़ता है तो जेल जाने से ना डरे। पार्टी अपने ऐसे सभी विधायकों के साथ खड़ी है। केजरीवाल ने कहा कि 63 लाख लोग और 80% से अधिक दिल्ली एमसीडी के बुलडोजर से प्रभावित होंगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। इन कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाए, जिसमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा 3 लाख ऐसी प्रॉपर्टी की लिस्ट बना रखी है जहां नक्शे से बाहर जाकर थोड़ा बहुत निर्माण कर रखा है, जैसे बालकनी, सीढ़ियां। ऐसे में 63 लाख लोग बुलडोजर से प्रभावित होंगे। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चुनावों के पहले बीजेपी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। जहां झुग्गी होगी वहीं मकान बनाए जाएंगे। वहीं अब चुनाव के बाद ये सब तोड़ने के लिए आ गए। हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण हो, लेकिन 63 लाख लोगों के घर उजाड़ देना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज रहा। इस दौरान उन्होंने खुद गैर कानूनी ढंग से कई बिल्डिंग बनवाई। अब जब 18 मई को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या इनके पास नैतिक शक्ति है, क्या संवैधानिक शक्ति है कि ऐसा बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर सके। चुनाव के बाद नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। हम जीत के बाद नगर निगम की समस्याओं को सुलझाएंगे। पहले लोगों को बसने दिया और अब उजाड़ने की तैयारी हो रही है। केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी फंसती दिख रही है, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस समय फंसे हुए दिख रहे हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर उन्हें घेर लिया है। ऐसे में नीतीश ने तेजस्वी को बुलाया, बंद कमरे में उनसे बात की और अब नीतीश ने यह भी बता दिया कि उन्होंने क्या बात की। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बिहार में अक्सर बहस छिड़ी रहती है, कभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तो कभी सत्ता पक्ष में ही। लेकिन इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को फिर उठाकर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने तो पटना से दिल्ली तक पदयात्रा करने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने जातिगत जनगणना मामले में नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अब पीछे हट रहे हैं। नीतीश कुमार को इस मामले में अपनी स्थिति साफ करना चाहिए, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई और सीएम नीतीश ने तेजस्वी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद सीएम ने अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी जी आए थे, उन्हें सब बातें बताई कि इसे लेकर क्या परेशानियां थी। जातीय जनगणना पर एक बार ऑल पार्टी मीटिंग कर लेंगे। जल्द ही बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाएंगे, सभी अपना सुझाव देंगे, सब मसौदा तैयार करके कैबिनेट से अप्रूवल लेंगे। यानी सीएम ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बचने के लिए इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। इतना ही नहीं, नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई बंद कमरे की बैठक भी काफी सुर्खियों में रही थी। कई तरह के कयास भी लगे थे। ऐसे में नीतीश ने उन कयासों को खारिज करने की कोशिश भी की है। गौरतलब है कि उनकी बंद कमरे में हुई बैठक पर कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि विपक्ष के नेता के साथ बंद कमरे में क्या बातचीत चल रही थी। ऐसे में नीतीश का ये बयान उनकी सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे की बढ़ती मुश्किलों की। मोदी सरकार ने देश में सबसे पहले रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया था और दावा किया था कि इससे हालात सुधरेंगे। नई नीतियों से ट्रेनें न सिर्फ रफ्तार पकड़ेंगी बल्कि देश के विकास को भी गति मिलेगी। लेकिन सरकार के दावे से उलट ना तो रेलवे का विस्तार हो रहा है और ना ही विकास हो रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि रेलवे देश में नुकसान की तरफ जा रहा है, जिससे खुद मोदी सरकार बेहद परेशान है। भारत में रेलवे का बड़ा नेटवर्क है जिसे
इसे संभालने और इसमें सुधार करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। बावजूद इसके सरकार इसे निभा नहीं पा रही है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करना तो दूर, उससे काफी पीछे रह गई है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि जितनी तेज गति से रेलवे की पटरी पर ट्रेनों के पहिए दौड़ते हैं, उसी से अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ने लगती है। लेकिन अब रेलवे की धीमी रफ्तार से विकास भी पीछे छूटता जा रहा है। आलम यह है कि रेलवे लगातार दूसरी बार मोदी सरकार के दिए टारगेट से पीछे है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से रेलवे को 57,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन रेलवे केवल 30,000 करोड़ रुपए ही जुटा सका। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे टारगेट को इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि नीतियों को धरातल पर उतारने में काफी समय लग रहा है। यहाँ तक कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेलवे के कामकाज में काफी परेशानी आ रही है। पिछले साल मोदी सरकार ने राष्ट्रव्यापी संपत्ति मुद्रीकरण के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य किया था, जिसमें से रेलवे को 17,810 करोड़ रुपए का टारगेट मिला था, लेकिन वो केवल 800 करोड़ रुपए की ही कमाई कर सका, यानी टारगेट का केवल 4.5%। रेलवे की इस स्थिति को लेकर वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट दोनों ही परेशान है। यहाँ तक कि रेलवे को लगातार लक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया है, उससे दोनों ही विभाग बेहद अचंभे में हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे को प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी पर जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहा है। रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट को लेकर सालों से डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इस फ्रंट पर अभी तक कुछ ठोस नहीं हो पा रहा है। यानी साफ है कि मोदी सरकार के राज में रेलवे की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जबकि सरकार इसके कायाकल्प का दावा कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कहां है सरकार का विकास, क्यों बुरा है रेलवे का हाल। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।